नवोदय से एक ऐसा डायरेक्शन मिला कि मुझे बड़ी सोच रखने का एक नज़रिया जो है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, वो चीज़ मुझे नवोदय के थ्रू मिली। मेन पर्पस होना चाहिए लाइफ में जॉब के अलावा। ये क्या है कि आपको डुअल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप सर्व भी कर सकते हैं और एक जॉब भी हो सकती है आपके पास। इसलिए फिर मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज बेस्ट करियर है। और 18 घंटे तो कोई नहीं पढ़ सकता, ये तो एक मिथ ही मानिए कि आप 4-5 दिन पढ़ लेंगे, बट जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो मान लीजिए आप 1 या 1.5 साल का है। जैसे हम इंटरव्यू के रूम में जाते हैं, रूम के बाहर एक चेयर रखी होती है, ठीक, वो हमसे बोल देते हैं, वहाँ जो गार्ड खड़े होते हैं वो हमसे उस चेयर पे बैठने के लिए बोल देते हैं और हमें पानी की बोतल दे देते हैं, पानी पी लो। नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए हैं अपनी छोटी बहन सुमिति यादव के गांव में, जिन्होंने हाल ही में 2025 की यूपीएससी की परीक्षा पास की है। उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए आज हम आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे यूपीएससी की तैयारी के बारे में, किस तरीके से तैयारी करते हैं। क्योंकि उन्होंने परीक्षा पास की है तो वो किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको वो बताने वाली है। चलिए हम मिलते हैं सुमिति यादव जी से। सबसे पहले माताजी और पिताजी को नमस्कार हमारा। इस समय हमें करणपुर गांव में बहुत ही हर्ष की बात है, खुशी की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए। और सबसे ज्यादा जो खुशी की बात है वो है नवोदय परिवार के लिए। नवोदय परिवार को गर्व करने का जो मौका हमारी छोटी बहन ने दिया है। 2016 बैच जवाहर नवोदय विद्यालय आगरा से पास आउट है और इन्होंने भारत की जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा पास की है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम इनके गाँव में इनसे मिलने आए, बधाई देने आए। साथ में हमारा छोटा भाई है और हमारी मैडम। और आज हम सुमिति यादव से बातचीत करेंगे, उनके कैरियर के बारे में जानेंगे, उनकी तैयारी के बारे में जानेंगे, किस तरीके से सारी चीजें की। सबसे पहले हम सुमिति यादव आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू कि आपने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को पास किया और हमें गर्व करने का एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर दिया। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं नवोदय परिवार को स्पेशली बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि जब से रिजल्ट आया है उसके बाद से नवोदय के बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल सर और सीनियर्स। तो उससे क्या है कि जो नवोदय के जो बच्चे हैं अभी, वो लोग भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ना एक मोटिवेशन मिल रहा है कि वो भी इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये करियर का ऑप्शन जो है, वहाँ से आगरा से जो सर आए थे उन्होंने बोला था कि आप फर्स्ट हो जिन्होंने स्टार्टिंग की है नवोदय में सिविल सर्विसेज में। आगरा नवोदय से सिविल पहले व्यक्ति हो आप? यस। अरे फिर तो बहुत बहुत बधाई की बात है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है कि जवाहर नवोदय विद्यालय आगरा से पहली व्यक्ति हैं और वो भी महिला हैं। और देखिए कितनी खुशी की बात है कि आपने सबसे पहले यूपीएससी की परीक्षा पास की है, कि आपने आगरा नवोदय में एक शुरुआत कर दी है। इसका तो उन लोगों को बहुत फायदा मिलेगा आने वाले समय में। बिल्कुल भी बच्चों को मोटिवेशन में, बच्चे थोड़ा ये सोचें कि इस डायरेक्शन में भी हम जा, अभी इंजीनियरिंग और डॉक्टर की फील्ड को छोड़ के भी सिविल सर्विसेज के करियर को ऑप्ट करें। और इस बार तो JNV से मुझे लगता है 30+ स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है बाकी लोगों के लिए। मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा इसी में, लगभग 40+ है। 39 का तो मेरे पास आंकड़ा है, काफी पुराना। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम किसी संस्था से निकल के जाते हैं तो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, वो हमसे प्रेरणा लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको ये लगता है कि जिस विद्यालय से हम पढ़ रहे हैं उसी विद्यालय की हमारी सीनियर दीदी भाई बहन जो निकल के जा रहे हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि जब वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते। ये आगरा नवोदय के लिए बड़ी खुशी की बात है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ से और बच्चे भी निकलेंगे आपकी प्रेरणा। बिल्कुल, बच्चे तैयारी कर रहे हैं और मेरे से जूनियर जो बच्चे हैं उन्होंने भी मेरे से कांटेक्ट करने को ट्राई किया कि आप बता दीजिए थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में, आपने किस तरीके से 12th के बाद आपने क्या चूज़ किया, फिर आपने प्रिपरेशन कैसे की, तो वो पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे इस डायरेक्शन में जाने वाले। बहुत अच्छी बात की हमारी छोटी बहन ने कि वो आप जानना चाहते हो कि आपने कैसे तैयारी करी और किस तरीके से। तो बहुत सारे लोग यहाँ आ चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं आ पाए वो हमारे वीडियो के माध्यम से उनकी जर्नी को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और उनका पालन कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी चर्चा जो शुरू होने जा रही है वो आपकी जर्नी है, आपके फैमिली बैकग्राउंड से लेकर के आपके फाइनल सिलेक्शन तक। तो जो लोग नहीं आ पाए हैं बिल्कुल भी मलाल न करें, अफसोस व्यक्त न करें। आपके लिए आपकी बहन, आपकी दीदी बैठी हुई है और वो सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानना चाहेंगे। आपका गाँव, पापा क्या करते हैं, किस तरीके से आपने तैयारी की, मम्मी और पापा आपका क्या सहयोग रहा? पहले तो स्टार्टिंग में एजुकेशन शिकावात भी हुई है और गाँव में भी हुई है नवोदय से पहले। फिर मैंने नवोदय की तैयारी की तो 6th क्लास में फिर जवाहर नवोदय विद्यालय आगरा में मेरा एडमिशन हो गया। फिर नवोदय से क्या है कि जो मेरा रूरल
रूरल बैकग्राउंड है, हम क्या है कि सोच नहीं पाते हैं चीज़ें। तो नवोदय से एक ऐसा डायरेक्शन मिला कि मुझे बड़ी सोच रखने का एक नज़रिया जो है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, वो चीज़ मुझे नवोदय के थ्रू मिली। और वहाँ जो मेंटर से टीचर्स मतलब इतनी मेहनत करते हैं हर डायरेक्शन में, मतलब आपके पास बहुत सारे एवेन्यू खोल देते हैं वो आपके सामने कि आप जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं आप जाइए। नवोदय से मतलब मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि मैं आगे फील्ड में कुछ कर सकती हूँ। और बाकी जो करियर का ऑप्शन जो सिविल सर्विसेज मैंने चूज़ किया वो मैंने 12th के बाद किया। 12th तक मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मैथ्स था मेरे पास। फिर उसके बाद मैंने सोचा ये क्या है कि आपको डुअल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप सर्व भी कर सकते हैं और एक जॉब भी हो सकती है आपके पास। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज बेस्ट करियर है। के बाद फिर मैंने आर्ट्स स्ट्रीम में फिर मैंने चेंज किया और फिर मेरी ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स से दौलत राम कॉलेज। अगर नवोदय विद्यालय नहीं होता तो क्या बदलाव होता? सबसे पहले तो हमारी जो एजुकेशन है, यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी महंगा है। नवोदय में क्या है कि फ्री एजुकेशन मिलती है। तो सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है वो रिमूव हो गया। सेकेंडली जो सोसाइटल कंस्ट्रेंट है, लड़की को पढ़ाना नहीं है, अगर पढ़ाना है तो कहाँ भेजना है, के लिए जो एक सर्विस होती है, जैसे अगर डेली अप डाउन होता है तो उसमें थोड़ी इशू आ सकते हैं। बट नवोदय में क्या है, जो रेजिडेंशियल वहाँ की जो स्कूलिंग सिस्टम है कि वहाँ ही रहना है और वहाँ जो सिक्योरिटी का प्रोविजन है, घर वाले और बाकी लोग ऐसे सेटिस्फाइड हैं कि हम वहाँ पे अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं। स्पेशली फीमेल के केस में देखें तो ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट है, एक रूरल बैकग्राउंड होने की वजह। मुझे लगता है ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिसकी वजह से जो आपका फाउंडेशन है वो नवोदय विद्यालय से अच्छी तरह से होता है। कि अगर मैं यहाँ कहीं पढ़ती हूँ वो क्वालिटी नहीं मिल पाती, पैसे का चैलेंज हो सकता था और सोसाइटल कई सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते थे। नवोदय का बहुत बड़ा रोल रहा है और बिल्कुल भी हम यहाँ कहना चाहेंगे कि जो रूरल एरिया है वहाँ से जो बच्चे आते हैं उनको कई सारी चीज़ें, हमारी बहन ने भी बताया, वो फेस करनी पड़ती हैं। सोसाइटी है, फाइनेंशियली है और हम लोगों को वो माहौल भी नहीं मिल पाता। गाँव से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा दूर हम नहीं जा सकते, लेकिन नवोदय हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जो ऑल इंडिया ट्रैवल भी कराता है। एक माइग्रेशन पॉलिसी है नवोदय विद्यालय की, उसके माध्यम से हम दूसरे स्टेट से भी कनेक्ट करते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं। और जो टीचर आते हैं वो सारे इंडिया के होते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा अनुभव। माइग्रेशन में गई थी मैं। अच्छा, आप माइग्रेशन में गए थे? कहाँ? कोट्टयम, केरला में। केरला में। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था। वहाँ एक डिसिप्लिन जो था वो वहाँ का बहुत अच्छा था उस नवोदय का। अगर मतलब मैं कंपेयर करती हूँ तो वैसे तो ऑल इंडिया लेवल पे नवोदय का जो फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, बट अगर कंपेयर करें नॉर्थ इंडिया और वहाँ पे मैंने देखा तो एक डिसिप्लिन वहाँ की जो चीज़ है और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस, मतलब छोटे से ही बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में शार्प हैं। थर्ड लैंग्वेज का जो प्रोविज़न है वो वहाँ बहुत अच्छी तरीके से फॉलो हो रहा था। कि अपने यहाँ क्या है, हमारे स्कूल में जैसे मलयालम पढ़ाया जाता था, हम लोग बस लिटरली उसको जितना हमें एग्ज़ाम में पढ़ना है, जितना वहाँ मतलब स्कोर करने के लिए उतना ही हम पढ़ते थे। बट वहाँ क्या है कि वो बच्चे हिंदी मीडियम में अगर पढ़ रहे हैं तो वो बोल भी रहे हैं, तो उन्हें मलयालम, इंग्लिश और हिंदी तीन लैंग्वेज वहाँ आती है। 3 लैंग्वेज फार्मूला नवोदय का जो है वो वहाँ बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ। जैसा आपने हमें बताया कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन गाँव में हुई थी? जी, स्कूलिंग सिपावाद में भी हुई है मेरी थोड़ी बहुत, फिर गांव में भी हुई है, मतलब 5th क्लास तक मतलब गांव में ही हुई है, फिर उसके बाद नवोदय विद्यालय। उसके बाद कक्षा 6 से 12 तक की आपकी शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय आगरा में हुई। उसके बाद आप ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, वहाँ का कैसा अनुभव रहा? सबसे पहले तो मैंने स्ट्रीम चेंज की थी क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज एज अ करियर ऑप्ट करना था। 12th तक मेरे पास मैथ्स ही था, फिर उसके बाद मैंने हिस्ट्री ऑनर्स जो BA वहाँ किया तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत मुझे आई थी क्योंकि आर्ट्स में मैंने इतना फोकस नहीं किया। बट वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, जो टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो लोग मोस्टली हमारे जो DU में टीचर्स थे वो PhD स्कॉलर्स थे, तो उन्होंने बहुत मेहनत की स्टूडेंट्स के साथ और हमें ऐसा नहीं लगा कि ये पहली बार ही हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो फाउंडेशन था वो प्रिपेयर कर दिया, जिस वजह से मैं हिस्ट्री को एज अ सिविल सर्विसेज में ले पाई। तो फिर मैंने हिस्ट्री अपना ऑप्शनल रखा था सिविल सर्विसेज में। आपने हिस्ट्री ऑप्शनल में रखा क्योंकि आपका ग्रेजुएशन में विषय रहा। ये 2 बहुत बड़े की फैक्टर रहे, जवाहर नवोदय विद्यालय और दिल्ली यूनिवर्सिटी। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बच्चों को कहाँ से सोचना चाहिए, किस क्लास से सोचना शुरू कर देना, इसके लिए कितना समय चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? जैसे कि आपने हमें बताया कि इंटर पास करने के बाद हमने निर्णय ले लिया था कि हमें UPSC में जाना है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे जिससे कि उनको थोड़ी सी आसानी हो समझने में, किस तरीके से उन्हें जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, सही समय कौन सा है, इंटर, ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करने के बाद? सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जैसे 1000 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, सबका अलग अलग ड्रॉप आया होगा कि उन्होंने जब सोचा होगा कि अच्छा अब मेरे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। कोई स्कूलिंग के टाइम ही
सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगता है, कोई कोई 12th के टाइम से सोचने लगता है, और कोई कोई जॉब के बाद से सोचता है कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, और सबका सिलेक्शन हो रहा है। उससे हमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप किस टाइम सोच रहे हो, ये मैटर नहीं कर रहा, पर किस डायरेक्शन में सोच रही हो ये बहुत मैटर कर रहा है कि आप सिविल सर्विसेज को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं या नहीं। आप ये तो नहीं सोच रहे कि हम एक बार में ही पढ़ेंगे और हम एकदम सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको ये चीज़ पहले तो एग्जाम को समझना है कि सिविल सर्विसेज क्या है, कि हमें इस चीज़ को जानने के लिए कि हम अगर सिलेक्ट हो जाएंगे तो हमें क्या सर्विस देनी है। अगर हमें जैसे एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो उसकी तरह हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर एक ब्रॉड व्यू उसका जो होता है वो हमें सबसे पहले अपना माइंड सेट है उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। उस तरीके से सोच पा रहे हैं कि हम जिस कैरियर में जा रहे हैं हमें एग्जाम की प्रोसेस समझ में आ जाए। तो सिलेबस के अलावा आपको जो आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं, करंट में जो इवेंट्स हो रहे हैं, और बाकी जो पॉलिटिक्स है, सिविल सर्विसेज में सारे ही सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आपको ओवरऑल मतलब ब्रॉड नॉलेज हर डोमेन में होनी चाहिए। अच्छा, बच्चे तैयारी करते हैं और एक ये मिसपरसेप्शन बना हुआ है कि आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, आप तैयारी कहीं से भी कर सकते हैं, बस आपने मन बना लिया। और एक आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया, बहुत से लोग जॉब के बाद तैयारी करते सिलेक्ट हो रहे हैं, इंटर के बाद सोचते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। यानी कि ऐसी कोई भी फिक्स नहीं है कि आप इंटर के बाद ही तैयारी करिए। ग्रेजुएशन आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से शुरू करिए। मेरा एक सवाल ये है कि इसकी तैयारी के लिए क्या समय होना चाहिए? जैसे लोग कहते हैं कि 18 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा लोगों में आम धारणा है। आपके विचार से, चूंकि आप वो परीक्षा पास की है और आप ऐसे लोगों के बीच में भी रहे होंगे जो आपके साथी भी सिलेक्ट हुए होंगे, एक्चुअल में सही समय क्या है? 6 घंटे, 8 घंटे, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सबसे पहले तो आज से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है, और ये सब लोग जानते हैं। कोई कोई बच्चे हैं कि 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं बट क्वालिटी नहीं आ पा रही, और कोई कोई बच्चे ऐसे भी है कि 4-5 घंटे पढ़ने के बाद भी एग्जाम क्लियर कर ले रहे हैं। तो मेन क्या है कि आप उस टाइम जब पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस कितना है उस चीज पे ध्यान दें। और 18 घंटे तो कोई नहीं पढ़ सकता, ये तो एक मिथ ही मानिए कि आप 4-5 दिन पढ़ लेंगे, बट जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो मान लीजिए आप 1 या 1.5 साल का है। तो जब आप स्टार्ट करते हैं प्री से लेके इंटरव्यू के और रिजल्ट तक जब देखें तो 1 साल का पूरा प्रोसेस है, और आप तैयारी के लिए कम से कम 1 साल पहले से स्टार्ट कर देते हैं। मानिए इसको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक सस्टेन करने के लिए आप 18 घंटे तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। ये अव्यावहारिक भी है। हाँ, हो सकता है कि कभी आप 10-12 घंटे जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि जब आपका एग्जाम पास आता है तो प्रेशर होता है, उस टाइम आप पढ़ेंगे, पर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि आप किसी दिन बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। अगर हम पूरे महीने का या हफ्ते का एवरेज निकालें तो कितना मान सकते हैं? एवरेज आप 8 से 10 घंटे 8 से 10 घंटे जी, जो एग्जाम के टाइम पे बढ़ सकता है। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में शादी ब्याह भी चलते हैं, क्या आपने वो अटेंड किए या फिर इन चीज़ों से दूर रहे? मैंने मोस्टली सोशल इंटरेक्शन अवॉइड किए। हाँ, क्योंकि इससे क्या है कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो होता ही है। सबसे पहले जो सोशल प्रेशर होता है वो आता है हमारे ऊपर कि लोग पूछने लगते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हो, अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ। उस चीज़ से थोड़ा अपने आप को बचा के रखें। आपने इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया जी। आज के समय में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, वो है मोबाइल। लोग मोबाइल में, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, न चाहते हुए भी। रील वाला ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आप एक बार स्क्रॉल करते हैं तो आपके 20 से 30 मिनट कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। क्या आप इन चीज़ों से बचे या आपने भी इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे? जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उन पे आप एक्टिव थे या फिर बिल्कुल डिस्कनेक्ट थे? सबसे पहले तो सोशल मीडिया को डबल एज वर्ड इसीलिए बोलते हैं कि वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो मैं FB और इंस्टा जो मोस्टली टाइम कंज्यूमिंग है उन पे एक्टिव नहीं थी, बट व्हाट्सएप और टेलीग्राम ये दोनों मैं चलाती थी, क्योंकि टेलीग्राम पे क्या है, हमें स्टडी चैनल्स काफ़ी सारे हैं, तो मैं मोबाइल यूज़ करती थी पढ़ने के लिए। तो मेरे पास बहुत सारे मतलब स्टडी मटेरियल जो ऑनलाइन ही होते थे, तो मैं मोस्टली फ़ोन से या टैबलेट से पढ़ती थी। आप फेसबुक, इंस्टा पे बिल्कुल नहीं थे? जी, उस टाइम नहीं थी। और बिल्कुल नहीं थे या फिर थे, दिखते नहीं थे? बिल्कुल नहीं थी, और मैंने अकाउंट अपना सिलेक्शन के बाद बनाया। आपको लगता है कि ये जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है ये हमें कहीं ना कहीं भटकाव की तरफ ले जाता है? जी बिल्कुल, डिस्ट्रैक्शन तो होता है, क्योंकि अगर आप एक बार रील स्क्रॉल करते हैं तो वो एक साइंटिफिक वो भी है कि आप एक हार्मोन रिलीज होता है, आपको स्क्रॉल करना है, फिर आपको लगता है कि और देख। तैयारी के साथ साथ आपकी जो हॉबी वो क्या? स्कूल टाइम से ही मैं पोइट्री लिखती हूँ। रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ना भी मेरी हॉबी है, तो मैं फ्री टाइम में बिल्कुल
यानी कि जितनी जो हॉबी है वो भी सारी पढ़ाई से रिलेटेड है। जी। जैसे खेलने में, म्यूजिक में, डांस में, घूमने में, ऐसी कोई हॉबी थी? म्यूज़िक मैं सुनती हूँ, बट अभी जो मेरा प्रिपरेशन का ड्यूरेशन था उस टाइम मैं थोड़ी फिजिकली, मतलब मानिए जो स्पोर्ट्स है वो थोड़ा अवॉइड हुआ के लिए, मतलब मैं एक्सरसाइज रेगुलर कर रही थी, बट जो स्पोर्ट्स है उसमें मैं इतनी एक्टिव नहीं थी। नवोदय में किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट? जी बिल्कुल, नवोदय में मैं खो खो खेलती थी, कबड्डी खेलती थी, चेस खेलती थी, योगा में भी थी। कहीं रीजनल, नेशनल, कहीं? क्लस्टर में गई हूँ। अच्छा, क्लस्टर में। सिविल सेवा की जो तैयारी करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा टिपिकल स्टेप होता है वो है इंटरव्यू का। जी। लोग उसको लेके बड़े परेशान होते हैं कि कैसे, मेंस तक तो क्लियर कर लेते हैं, आपके अंदर भी रहा होगा कि आपने कैसे तैयारी, और जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें आपसे क्या क्या सवाल पूछे? सबसे पहले इंटरव्यू में हमें डर जो है वो इसलिए लगता है कि हम अनसर्टेन होते हैं कि वो क्वेश्चन कौन से पूछेंगे, और उसके बाद वो हमें एट द मोमेंट जज भी करेंगे कि हमें पता है हमें 20 या 30 मिनट का इंटरव्यू होगा, उसके जस्ट बाद मार्क्स मिलने हैं और वो आपके फेस पर जज करेंगे। ये सबसे बड़ा एक फियर फैक्टर होता है, बट मुझे लगता है उससे डरने की बजाय जो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू है वो पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपकी पर्सनैलिटी वहाँ चेक हो। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट। आपको डर नहीं लगा? जी बिल्कुल डर लगा था। कितने लोग थे आपके पैनल में? 5 मेंबर्स। 5 थे। जी, दिनेश दास सर का बोर्ड था मेरा जी। और बाकी 4 मेंबर्स की डिटेल एक साइकोलॉजिस्ट होंगे उसमें? हाँ, वो बाकी हमें उतनी डिटेल नहीं पता होती, हमें बोर्ड पता होता है। बोर्ड पता होता है। जो चेयरपर्सन होते हैं उन्हीं का। हाँ। जो फियर है उसको ओवरकम करने के लिए हम कुछ टिप्स ऐसे ले सकते हैं कि हमें अपने आप को, जो हमारी रॉ पर्सनैलिटी है उसको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटर के मोल्ड में लाके आपको वहाँ प्रेजेंट करना है अपने आप को। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। अगर वो कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं तो आप किस डायरेक्शन में उसका आंसर दे रहे हैं। आप एक थोड़ा सा तो हमें वो जानना है, जैसे बोर्ड वहाँ बैठा हुआ है और आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो, उस समय क्या मन में चल रहा होता है? वहाँ तो बहुत डर लग रहा होता है सबसे पहले तो, कि हमें पता नहीं है, कि हमें अपना बोर्ड भी नहीं पता होता है उस टाइम, और हमें ये भी नहीं पता होता हमारा टर्न कौन सा होगा। मेरा पहला ही टर्न था तो मुझे इतना सोचने का टाइम भी नहीं मिला कि मैं थोड़ा डर पाऊँ। मुझे लगा कि अब तो ठीक है, अगर पहला ही आ गया है तो चलो। आसपास और लोग भी बैठे हुए थे? जी बिल्कुल, सब लोग। तो उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी? उस टाइम हमें न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दे दिए जाते हैं। अच्छा, कि आप आज करंट अफेयर्स पढ़िए। अच्छा, बात नहीं करते हैं? बात भी कर सकते हैं, बट एंग्जाइटी होती है उस टाइम, तो थोड़ा अवॉइड करते हैं उस टाइम बात करना, आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़े ना। उस टाइम थोड़ा सा डर तो होता है क्योंकि अनसर्टेनिटी रहती है। बाकी फियर को ओवरकम करना वहाँ ये बहुत जरूरी है। आपने कैसे? तो मैंने यही सोच लिया था कि जो भी होगा अच्छा होगा, और दूसरा कि मैंने ये भी सोचा था कि मुझे मौका मिल रहा है अगर इंटरव्यू देने का, तो यही बहुत बड़ी बात है। अगर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी इतने रेप्यूटेड जो बोर्ड है उसके सामने बैठने का अपॉर्चुनिटी मिलना ही बहुत बड़ी बात है। ये विचार आ रहे थे? सबसे पहले मैंने यही सोचा कि सिलेक्शन के बारे में ना सोच के अपना बेस्ट देना है बस। क्या क्या सवाल पूछे गए आपसे? सबसे पहला सवाल, पहले ये बताइए, जब आप इंटर किए जी तो गेट आपने ही खोला या फिर वहाँ कोई खड़े हुए थे? वहाँ गेट खोलने के लिए खड़े होते हैं। जी, उन्होंने तो बताया कि आपका टर्न आ गया, आप जा सकते हैं अंदर। तो उन्होंने गेट खोला, तो आपने अंदर आने के लिए परमिशन ली? उन्होंने आपको परमिशन दी? जी। तो वहाँ चेयर होगी, चेयर जो रखी होती है, एक्चुअली मैं ये डिटेल इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने उसको देखा है, आपको एक्चुअल पता है, लेकिन बाकी जिसने देखा ही नहीं वो क्या बताएगा। तो जो बच्चे हैं वो जान पाए कि किस तरीके से वहाँ पे एक्टिविटी होती है। चेयर वहाँ रखी हुई थी, अगर आपको आगे या पीछे शिफ्ट करनी है, खुद करनी होती है या फिर पहले से जो फिक्स होती है वहीं बैठ? जी, मैं पूरा बताती हूँ कि जैसे हम इंटरव्यू के रूम में जाते हैं, रूम के बाहर एक चेयर रखी होती है। ठीक। वो हमसे बोल देते हैं, वहाँ जो गार्ड खड़े होते हैं वो हमसे उस चेयर पे बैठने के लिए बोल देते हैं बाहर, और हमें पानी की बोतल दे देते हैं, पानी पी लो। और फिर वो अंदर से जो चेयर पर्सन है वो जब उनको बुलाएंगे गार्ड सर को कि आप बच्चे को भेज दीजिए अंदर, तब वो हमसे बोलेंगे कि अंदर आ सकते हैं कैंडिडेट, आप जाइए। उसके बाद फिर हमने अंदर जाने के लिए परमिशन ली। बट जो एक माहौल बाहर बनाया हुआ कि बहुत ऐसा डरावना सा कुछ होगा, वहाँ जाके एकदम नॉर्मल था। सबसे पहले सर ने मेरे से पूछा था कि आप पानी पी लो, और आपने पिया? हाँ, जी नहीं मैं बाहर पी के गई थी और मैंने बोला सर आई हैड वाटर। आपका जो इंटरव्यू था इंग्लिश मीडियम में? इंग्लिश में ही बोला उन्होंने, या हिंदी में भी कन्वर्ट कर? हाँ, वो चेयरपर्सन के ऊपर है कि वो हिंदी में बोल रहे हैं या इंग्लिश में। उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोला था स्टार्टिंग में, बट मेरा मीडियम इंग्लिश था तो मुझे इंग्लिश में ही बोलना था। जी, वहाँ जाके उन्होंने पानी के लिए पूछा और उन्होंने बोला कि आप आराम से बैठ जाओ। थोड़ा उन्हें लगा था कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ, उन्होंने थोड़ा हमें काम किया कि आराम से बैठ जाओ, उसके बाद आप बताइए हम कब स्टार्ट करें। अच्छा, उनको लगा था या वाकई में आप फील कर रहे थे? नर्वस तो होते हैं, वहाँ एंट्री करते हैं तो हमें अंदर से थोड़ा एंग्जियस फील होता है। उन्होंने बोला आप बैठिए आराम से, हम स्टार्ट करते हैं। पानी वगैरह पीना हो तो पानी पी ली। फिर मैंने बोला
जी सर, आई एम कंफर्टेबल। फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था नवोदय विद्यालय के ऊपर, कि तो पास उन्होंने- आपकी डिटेल होगी पूरा? हाँ, उनके पास हमारा डेफ होता है, एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो हम इंटरव्यू से पहले फिल करते हैं। अच्छा, उसमें क्या भरना होता है? उसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, हमारी हॉबी से लेके लीडरशिप पोजीशन, स्कूल, हमारे मार्क्स वगैरह, ग्रेजुएशन, सब कुछ होता तो है। लगभग कितने पेज का होता है ये? वो शायद 15 पेज का होता है। 15 पेज का। तो ये डिटेलिंग वो सभी मेंबर्स के पास होती है? सभी मेंबर्स के पास होती है, बट जो 4 मेंबर्स होते हैं उनके पास एक ही पेज में हमारी सारी डिटेल्स होती है, और जो चेयरपर्सन होते हैं उनके पास पूरी डिटेल होती है। पूरी डिटेल होती हाँ, है। बट उनको जो मेन डिटेल है वो सबको पता होती है। पता। तो पहला उसके बेस पे- सवाल जो था नवोदय विद्यालय से जी। क्या था? सबसे पहले उन्होंने यही पूछा था कि नवोदय विद्यालय रूरल एजुकेशन को कैसे मजबूत बना रहा है। आप जो रूरल बैकग्राउंड से जो बच्चे जाते हैं उनके लिए क्या फ़ायदा हुआ। फिर मैंने बोला था कि जो सबसे पहले कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और सोशल कंस्ट्रेंट को रिमूव करता है नवोदय विद्यालय, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से जाते हैं, मेनली तो नवोदय का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि रूरल बैकग्राउंड से बच्चे जाएं और उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। प्राइवेट स्कूल में जो एजुकेशन मिलती है उसके पैरेलल अगर देखें तो यही एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है नवोदय विद्यालय का, कि हमें हमारे जो बैकग्राउंड है, हमारा फाउंडेशन सेव करता है। आपके जवाब से क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? उनका सेकंड क्वेश्चन आया इसी के बेस पे कि हम पहले देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल में इतना डिफरेंस नहीं था, सब लोग एक ही छत के नीचे पढ़ रहे थे, और अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और एनईपी के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा पूछा था, एनईपी 2020 जी। फिर चेयरपर्सन ने यही 2 क्वेश्चन पूछे थे, बाकी फिर सारे जो बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने सारे क्वेश्चन पूछे थे। क्या क्या क्वेश्चन थे? कुछ तो मेरे ऑप्शनल से रिलेटेड थे, Optional। हिस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड। हिस्ट्री का जी। कोई क्वेश्चन याद है आपको? जी याद है। हाँ। उन्होंने पूछा था कि हिस्ट्री में जो इंटरप्रिटेशन होती है, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, कि हमारे नेशनलिस्ट व्यू है, एक मार्क्सिस्ट व्यू है, एक सबॉल्टर्न व्यू है, एक ही इवेंट को वो तरीके से बहुत अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, तो हम किस पे ट्रस्ट करें? किस पे ट्रस्ट करें? और बाकी इसके अलावा उन्होंने हिस्ट्री से थोड़ा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे भी पूछा कि हम कैसे रिलाई कर सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे। जैसे हड़प्पा में हमें टेक्सचुअल सोर्सेज मिले हैं, बट हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं उसकी स्क्रिप्ट। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन था, एक फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से हो आप, वहाँ का पॉल्यूशन लेवल के बारे में थोड़ा हमें बताइए। जो मैम थी उन्होंने पूछा था मेरे, एक 2024 में एक सर्वे हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स का, तो उसमें फिरोजाबाद ऑल इंडिया में 2nd रैंक आई थी। ये डिटेल आपको मालूम थी? हाँ, तो मैंने उन्हें बताई, तो उन्होंने यही बोला मेरे से कि इसी वजह से मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि आपको पता है कि नहीं। फिरोजाबाद वाला दिमाग में कैसे आया? मतलब आपको हमने पहले से पता है कि preparation- अपने डिस्ट्रिक्ट जी के बिल्कुल। रिलेटेड जब हम तैयारी करके जाना है? प्रिपेयर करते हैं तो हम नाम, डेट ऑफ बर्थ, हमारा डिस्ट्रिक्ट, विलेज, सब कुछ प्रिपेयर करते हैं। उसको सारे डोमेन में प्रिपेयर कर सकते हैं हम, सोसाइटी, हिस्ट्री और कल्चर। इस कंटेक्स्ट में आप हर टॉपिक को प्रिपेयर मतलब करते हैं। तो इस वजह से मुझे पता था फिरोजाबाद की जो रैंकिंग थी उसके बारे में। तो फिर उन्होंने मतलब वो खुश थी मेरे आंसर से और बोल रही थी कि इसी वजह से मैंने आपसे ये पूछा क्वेश्चन था, आपको जानकारी। जी। फिर उन्होंने दिल्ली के बारे में भी थोड़ा पॉल्यूशन उसका पूछा। मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी उससे भी पूछा था थोड़ा बहुत। पोइट्री से पूछा था, आप लिखते हो, आपके फेवरेट पोइट कौन से हैं, इस टाइप, आपने कोई बुक पब्लिश की है क्या। बाकी मेरी हॉबी जैसे रीडिंग्स हिंदू स्क्रिप्चर से। अगर हम आपके इंटरव्यू को डिवाइड करें, जो आपकी नॉलेज है उसका कितना परसेंटेज होगा और आपका भी जो व्यवहारिक है वो कितना होता होगा? अगर परसेंटेज की टर्म में देखें तो नॉलेज 30% ही मानिए। 30%। मोस्टली वो जानना चाहते हैं कि आप ओपिनियन कैसे देते हैं, Opinion। क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन मेरे से डेमोक्रेसी के बारे में भी पूछा था, जो शायद उस दिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था डेमोक्रेसी के बारे में। तो उसी दिन आया था? जी, मैंने नहीं पढ़ा था, बट मैंने बाद में आके देखा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टर्न था तो मुझे पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिल पाया था। उन्होंने पूछा था कि इंडियन डेमोक्रेसी, यूएस डेमोक्रेसी, ब्रिटिश डेमोक्रेसी कौन सी बेस्ट। मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी तो कोई फॉर्म मतलब बेस्ट नहीं हो सकती। सबसे पहले हमें जो लोग हैं, गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, उन पर फोकस करना चाहिए। हमने डेमोक्रेसी में इमरजेंसी भी देखी और हमने डेमोक्रेसी में वेलफेयरिज्म भी देखी। आपने पर्टिकुलर कोई जवाब दिया था इंडियन, अमेरिकन या ब्रिटिश हाँ, में से? उन्होंने फिर पूछा था, दोबारा पूछा, फिर भी अगर हमें कैटेगरी मतलब देनी Select हो करना पड़े तो? कि आप किसको प्रायोरिटी देंगे, तो मैंने कहा सर ऑब्वियसली इंडियन डेमोक्रेसी इज बेस्ट, क्योंकि हमने 47 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने सबसे बेस्ट फीचर्स ली, यूएस डेमोक्रेसी का, यूके डेमोक्रेसी का। इस वजह से इंडियन डेमोक्रेसी इज बेस्ट। और उसके बाद भी मतलब इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी, संशोधन करने की उसमें एक हाँ, पॉसिबिलिटी, डाइवर्सिटी के बाद भी हम वेलफेयरिज्म पे वर्क कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी। और उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा था कि डिफरेंस क्या है डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी, यूके डेमोक्रेसी में। ये मानिए कि एक नॉलेज का हो गया। बाकी जो 2 क्वेश्चन थे वो ओपिनियन बेस्ड थे। हाँ, उसमें आप किस तरीके से अपने व्यूज रखते हैं। बाकी नॉलेज के बेस पे उन्होंने एकदम ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने SaaS इसके बारे में बताइए, एक नया टर्म है, तो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं, बस मुझे उसकी फुल फॉर्म पता, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मैंने उन्हें बताया कि मैंने कहा सर इसके बारे में मुझे पता नहीं। उन्होंने फिर दोबारा से पूछा थोड़ा बहुत ये टेक्निकल फील्ड में, तो
मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं थी, इस वजह से फिर मैंने मना कर दिया सर से कि सर मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। उसके बाद एक इंडिया नेपाल रिलेशनशिप पे भी क्वेश्चन था। ओवरऑल ये इंटरव्यू कितने समय तक चला? 25 मिनट के अराउंड चला होगा। आप जब इंटरव्यू दे के आए तो आप सेटिस्फाइड? उस टाइम तो पता नहीं चलता क्योंकि वो नहीं, आपको अंदर से कैसा लग रहा था कि मेरा ठीक हुआ अंदर है? से थोड़ा डर लग रहा था मुझे। डर लग रहा था। हाँ, कि पता नहीं कैसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने एब्रप्टली एंड कर दिया था इंटरव्यू। इसकी खास बात ये है कि जो कैंडिडेट टॉप करता है ना, उसके अंदर भी डर होता है। उसको भी नहीं पता होता कि मैं टॉप करूंगा या सिलेक्ट हूंगा इवन। जी बिल्कुल। ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है मैं सिलेक्ट हुआ हूँ या मैंने टॉप किया या मेरी ये रैंक आई है। इंटरव्यू में मेरे 185 मार्क्स, जो अच्छे हैं मार्क्स। बहुत अच्छा। उस टाइम पर मैं इतना होपफुल नहीं थी कि इतने मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा। तो मतलब वहाँ कुछ पता नहीं होता, क्योंकि चेयरपर्सन ने एकदम से मुझसे बोला ओके थैंक यू। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि इंटरव्यू इज ओवर यू कैन गो, कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उनसे दोबारा पूछने का सर शुड आई गो, तब उन्होंने कहा ये। उसके बाद से मैंने फिर सबसे थैंक यू बोला, तब मैं वहाँ रही। उस वजह से मुझे पता नहीं चल पाया कि वो सेटिस्फाई हुए हैं मेरे परफॉर्मेंस से कि नहीं। एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया उन्होंने इस तरीके से बोल। हाँ, और मोस्टली कैंडिडेट्स के केस में यही होता है। आपने हमें इंटरव्यू के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी और हमारे जो देखने वाले भाई हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, सही और सटीक जानकारी मिल जाएगी। अब जो दूसरा कंफ्यूजन होता है ऑप्शनल को लेकर, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। अच्छा, स्केलिंग अभी भी चल रही है क्या? स्केलिंग वाला जी होती है, अभी हो रही है। कौन सा सब्जेक्ट लें, किसमें हमारे मार्क्स ज्यादा आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट ईजी होगा? आपके हिसाब से आपके व्यू क्या है सब्जेक्ट को लेकर? सबसे पहले तो ऑप्शनल आपकी जो रैंकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑप्शनल का पेपर जो होता है 500 मार्क्स का होता है। उसमें क्या है कि 2 पेपर होते हैं। एक ही ऑप्शनल में आप देखिए कि हर साल कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं और कुछ बच्चे बिलो एवरेज भी स्कोर कर रहे हैं। तो इसमें क्या मैटर करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना लाई करता है आपके ऑप्शनल में, क्योंकि कभी कभी क्या है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो लंबी हो सकती है। जो ऑप्शनल है वो आपको लंबे समय तक पढ़ना है। अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा भी हटा कि ऑप्शनल के मार्क्स मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। इस वजह से आप ऐसा ऑप्शनल चूज करिए जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है वहाँ जो लाई कर रहा है उसको आप देख सकते हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री लिया तो एक मेरा बैकग्राउंड हो गया कि मुझे पता है कि मैं हिस्ट्री को लंबे समय तक पढ़ सकती हूँ। मैंने 3 साल तक ग्रेजुएशन में पढ़ा है, उसके बाद मैंने MA भी फिर हिस्ट्री से किया है। इसमें क्या है कि मुझे पता है कि मैं हिस्ट्री पढ़ सकती हूँ, और अगर इसमें थोड़ा क्वेश्चन मोल्ड भी होता है तो मैं अपने हिसाब से लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हिस्टोरियंस किस तरीके से व्यू दे रहे हैं। आपको निटी ग्रिटी पता चल जाती है ऑप्शनल। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऑप्शनल अगर आप चूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना बैकग्राउंड देखिए। अच्छा, जैसे कोई टेक्निकल फील्ड से आता है या मेडिकल फील्ड से जी, और उनको ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट में वो करता है, उस हिसाब से कौन सा चूज करना चाहिए? काफी सारे टेक्निकल वाले ऑप्शनल हैं पहले तो यूपीएससी में, वो लेकिन वो रखना नहीं चाहते अपने बट वो subject। इसलिए नहीं रखना चाहते क्योंकि वो GS में हेल्प नहीं कर रहे हैं। GS। इसलिए वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं कि वो जब स्ट्रीम, उनको भी ऐसा मानिए कि स्ट्रीम चेंज हो रही है पूरी, तो नए सिरे से पढ़ते हैं। उसके लिए कुछ बच्चे कोचिंग भी लेते हैं। देखिए, तो उनके लिए एंथ्रोपोलॉजी, मोस्टली जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं कि थोड़ा बहुत GS में हेल्प करता है ये। जी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने जो आ रही है वो ये है कि आप ऑप्शनल में वो सब्जेक्ट लिए जो आपको GS में भी हेल्प करे। किस तरीके से तैयारी करें, कब से करें? सबसे पहले तो आप जब भी स्टार्ट कर रहे हैं आपको ये नहीं सोचना है कि मैं लेट, अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं या ग्रेजुएशन या जॉब भी कर रहे हैं, जब भी स्टार्ट करें तो एक फ्रेश माइंडसेट के साथ स्टार्ट करें। और सबसे पहले एग्जाम को समझें कि एग्जाम की नीड क्या है। आप सिलेबस देखिए, आप PYQ देखिए, आप ये जानिए कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटी क्या है, वो मैं अपने अंदर इंटरनलाइज कर सकूं। वो क्या है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जो करंट अफेयर है उससे अपडेट होंगे, तो उससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बढ़ेगी। आपको चीजें समझ आने लगेंगी कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है एग्जाम को, क्योंकि एग्जाम सिर्फ एक रिटन एग्जाम ही नहीं है, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को भी चेक करता है। तो प्री में है, मानिए आप कि स्टैटिक वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा है, मतलब डोमिनेट करता है कि आपको वहाँ बहुत सारे फैक्ट रखने हैं। बट मेंस में आजकल बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लग गए हैं यूपीएससी में। कोई सेट पैटर्न नहीं है कि क्या वो पूछने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो डोमेन स्पेसिफिक की बजाय अब क्या करते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन पूछते हैं कि वो पॉलिटी हिस्ट्री को मिला के पूछ लिया, कभी हिस्ट्री सोसाइटी को मिला के पूछ लिया। तो आपको ओवरऑल एक ब्रॉड नॉलेज हर सब्जेक्ट में होनी चाहिए। ये भी समझना पड़ेगा कि यूपीएससी का एग्जाम एक जनरल एग्जाम है, आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं किसी सब्जेक्ट, तो कुछ सब्जेक्ट लैग कर जाते हैं, और कुछ में वो जब ओवर एम्फेसाइज करते हैं तो फिर कहीं उनके मार्क्स अफेक्ट होते हैं। ये तो सबसे पहले बहुत अच्छी जानकारी दी है, इस चीज की जानकारी लोगों को नहीं होती है। ये एक सामान्य परीक्षा है, स्पेशलाइजेशन नहीं है। इसके लिए तो आप फिर PhD करिए
करिए, MA करिए, नेट JRF की परीक्षा, अगर आपको सब्जेक्ट में ही स्पेशलाइजेशन करना है तो देखिए कितनी अच्छी है कि आपको कोरिलेशन, जैसे अब ST से सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, उसको वो सोसाइटी से रिलेट कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो हिस्ट्री हो, कि आज सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज को वो वर्तमान से जोड़ के देख रहा है। अगर वो किसी पोएट के बारे में भी पूछेगा तो वो नहीं पूछेगा कि 1560 में उस समय जो लिखा गया, वो पूछेगा आज कितना वो रिलीवेंट है। जी, इसी तरीके ना जी। तो कभी कभी जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो उनका वाटर सिस्टम था, उनका इरिगेशन सिस्टम था, वो आज के कंटेक्स्ट में कंपेयर करें या उनकी पॉलिटी आज से कंपेयर करें तो आज की डेट में उसका रेलेवेंस, पास्ट का रेलेवेंस, ये सब चीजें मतलब ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। करेक्ट। पहली हमारी विकसित सभ्यता थी सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो जो भी कहेंगे उसको, कई नामों से जानते हैं। बहुत ज़्यादा विकसित थी। उसका जो वाटर सिस्टम था, इरिगेशन सिस्टम था, आज के समय का था। 2500 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास का पीरियड है वो। हाँ, क्योंकि अलग अलग राइटर ने अलग अलग लिखा है। आज उसका क्या महत्व, आज हम क्यों उससे सीख सकते हैं। आपने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और हमारे जो भाई बहन से मिलने नहीं आ पाए वीडियो के माध्यम से वाकई में जानकारी ले सकते हैं। देखिए, अगर हम किसी सफल व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें सही जानकारी मिलती। बाकी आप गाँव में, परिवार में किसी से भी पूछेंगे तो आपको वो जानकारी तो देंगे लेकिन एक्चुअल जानकारी नहीं देंगे। आज जो हमने बात की है कि किस तरीके से आपने इंटरव्यू फेस किया और उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष होकर बताया कि हाँ मैं नर्वस थी या जो भी चीजें उनके अंदर आई उस समय, उन्होंने जो फील किया वो आपको बताया। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं अपने आप को नॉर्मलाइजेशन करिए और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक जो समस्या आती है समाज में, क्योंकि कुछ बच्चे तैयारी करते रहते हैं, 2, 3, 4, 5 साल हो जाते हैं, तो सोसाइटी का बहुत बड़ा दबाव रहता है, माँ बाप का भी, क्योंकि एक एज होती है, अभी शादी का भी प्रेशर रहता है। तो इसके लिए आपके क्या विचार है? इसके लिए सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि सबकी फैमिली बहुत सपोर्टिंग हो, क्योंकि फैमिली ही है जो पूरी सोसाइटी से आपको सील्ड करके रखती है। कोई कुछ बोल रहा है तो ये लोग उनकी बातें आप तक ना आने दें। पेरेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो आपसे मतलब इस तरीके की बातें ना करें। सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है उसको ना सोच के आपका जो पर्सनल ग्रोथ उसकी तरफ फोकस करें। वो चाहें कि हाँ अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दें। और क्योंकि यूपीएससी की जो जर्नी है वो ऐसा नहीं है कि आप पहले अटेम्प्ट में ही दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे। बहुत लंबी जर्नी है। जैसे यूपीएससी ने 6 अटेम्प्ट दे रखे हैं, इसका मतलब है कि लंबी जर्नी तो होनी है आपकी। कोई बहुत ही ज़्यादा लकी हैं जो जिनके फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में हो जाते हैं। बट अगर हम एवरेज देखें तो 3rd, 4th अटेम्प्ट मोस्टली बच्चों का हो जाता है। फैमिली सपोर्ट करे सबसे पहले। बच्चों को भी थोड़ा मतलब मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए कि वो हर चीज़ को मतलब छोटे छोटे इशूज़ को मतलब अपने ऊपर बर्डन ना बनाएं। उनको ये ना लगे कि पता नहीं सब बच्चे मेरे साथ के जो लोग हैं वो एकदम सेटल हो गए हैं, उनकी जॉब लग गई है, मैं पीछे रह गया हूँ। अगर आपका बच्चा तैयारी कर रहा है तो आपको बच्चे का साथ देना है। सोसाइटी क्या कह रही है, क्यों कह रही है, उसको मैटर नहीं करना। और सोसाइटी को थोड़ा सा बच्चे को दूर रखना, चाहे वो शादी विवाह हो या सोसाइटी में चल रहे बहुत सारे प्रश्न हो, चाहे वो शादी को लेके हो या बच्चा इतने साल से तैयारी कर रहा है आगे क्या होगा। काश दिव्यकीर्ति बड़ा अच्छा सा जवाब देते हैं, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा। पीएससी की जो बच्चे तैयारी करते हैं और वाकई में तैयारी की है वो बेरोजगार तो नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, ऐसा मैं सही सोच रहा हूँ? जी, आपको मतलब इतनी नॉलेज हो जाती है आप जब प्रिपरेशन करते हैं कि आपको हर फील्ड की नॉलेज है। अगर कुछ नहीं है तो आप टीचर तो बन ही सकते हैं। हाँ, आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप मतलब स्टूडेंट्स को बहुत कुछ दे सकते हैं। नवोदय के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि जो हमारा नवोदय की कम्युनिटी है, नवोदय का एक बहुत बड़ा जो समूह है, पास आउट हो चुका है या जो स्टडी कर रहा है या जो आने वाले समय में, उनके लिए क्या मैसेज? सबसे पहले तो जो पास आउट हो चुके हैं उनको तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मतलब इतनी बड़ी कम्युनिटी जो बनाई है। हम लोग एक कनेक्ट फील करते हैं उससे। हमें पता है कि कोई है जो हमें सपोर्ट के लिए हमेशा रेडी है। जैसे मेरे से भी काफ़ी सीनियर्स हैं नवोदय के जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में थे और उन्होंने मुझे गाइड भी किया। उन्होंने इंटरव्यू के टाइम भी थोड़ा सा बताया कि कैसे कैसे आपको मेंस के टाइम आपको क्या करना है, इंटरव्यू के टाइम आपको क्या करना है। बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि नवोदय आप ये मत सोचिए, मतलब हम जब स्टार्टिंग में जाते हैं तो हमें एक होम सिकनेस होती है, हमें लगता है कि पेरेंट्स कहाँ छोड़ गए हैं। जब हम नवोदय से निकल जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि नवोदय कितना अच्छा फाउंडेशन आपको दे सकता है, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। सबसे पहले तो आप वहाँ उन लोगों के साथ होते हैं जो आपके साथ में जो पीयर ग्रुप होता है, वो 7 सालों तक आपके साथ रहते हैं, तो एक बॉन्डिंग बनती है। उसके अलावा टीचर्स वहाँ
होते हैं जो आपको हमेशा देख रहे हैं, वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हमेशा गाइड करने वाले हैं, और बाकी सब लोग वहाँ आपको आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपको थैंकफुल होना चाहिए कि आप नवोदय में हो। जो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसको जरूर फायदा उठाइए उसका, आप अच्छी तरीके से पढ़िए। जब नवोदय में पढ़ रहे हैं तो आप अपना बेस्ट दीजिए। अगर मैं आपके ओपिनियन जानना चाहूँ नवोदय विद्यालय वर्सेस प्राइवेट स्कूल, आप उसको किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, कौन बेहतर है? देखिए, पर्सनल बायस तो होगी यहाँ पे, क्योंकि मैं नवोदय से हूँ। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछे तो नवोदय बेस्ट है, क्योंकि सबसे पहले वो एनवायरनमेंट जो होता है ना, हम प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और फिर वहाँ से हम घर आ जाते हैं, वो जो स्कूल का टाइम है, ड्यूरेशन है, वो लिमिटेड है। और नवोदय में हमें 24 आवर आपकी स्कूलिंग हो रही है। जरूरी नहीं कि आप लिटरली वहाँ पढ़ रहे हैं क्लास में बैठे, बट आप चल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सब कुछ ही एजुकेशन का पार्ट है। आपकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है पर्सनैलिटी का, वो नवोदय में ही होता है। मिथ फैला हुआ है कि अब नवोदय में पढ़ाई पहले जैसी नहीं होती है। अगर पहले जैसी नहीं होती तो हमारी जो छोटी बहन देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास की है और वो नवोदय के बारे में इतने अच्छे विचार रख रही हैं। आप जो लोग अफवाह फैला रहे हैं या जो चीजें हैं उन पे ध्यान न दें। जब आपके सामने इतना बेहतर रिजल्ट है, आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। और नवोदय के बारे में वही राय रखें जो पहले रखी जाती थी कि नवोदय आज भी बेहतर है। हम खुद उसके एग्जाम्पल हैं और हमारी छोटी बहन जो वर्तमान में उस संस्था से निकल के आई हैं, आप वो कह रही हैं तो बिल्कुल आप यकीन मानिए आज भी नवोदय बेस्ट है। देखिए, रिजल्ट भी तो दिखता है इस बार, मतलब हमेशा ही सीबीएसई बोर्ड में नवोदय टॉप कर रहा है। देखिए, तो बिल्कुल नवोदय कहाँ से मतलब आपको डिग्रेड होता हुआ दिखा? हाँ, हर साल सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आता है तो नवोदय टॉप पे रहता है, केंद्रीय विद्यालय दूसरे स्थान पे रहता है, और जो प्राइवेट स्कूल है जिनकी आप तारीफ गुणगान करते रहते हैं वो हमेशा तीसरे या चौथे नंबर पे रहते हैं। नवोदय को आप किसी भी एंगल से कम नहीं आंक सकते। आज हर परीक्षाएं हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो या फिर सिविल सर्विसेज हो, हर जगह नवोदय के स्टूडेंट आपको अच्छी संख्या में, अच्छे अनुपात में मिल जाएंगे। हमारी छोटी बहन सुमिति यादव से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमें बड़ा गर्व फील हो रहा है कि आप उसी संस्था से जिस संस्था से हम हैं। हम अपनी संस्था और नवोदय एल्यूमनाई एसोसिएशन की तरफ से आपको इन्विटेशन देते हैं और समर्थ नवोदय अभियान जो कासगंज में काफी सक्रिय है, जुलाई महीने में एटा नवोदय में हम एक अच्छा कार्यक्रम करेंगे। आपको आज से ही हम एक इन्विटेशन देते हैं कि आप आइए और छोटे जो आपके भाई बहन है उनको भी मार्गदर्शन दीजिए, जिससे कि आपसे प्रेरणा लेके वो भी कुछ सीखें, फिर से उसी संस्था में आपको जाने का मौका मिलेगा।